हेलो दोस्तों, गार्गी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम गोलीय दर्पण के बारे में बताएंगे। पार्ट 3 इस चैप्टर के हमने बता दिए हैं। इससे पहले प्रतिबिंब के बारे में बताया था। आज हम गोलीय दर्पण के बारे में बताएंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं और उससे प्रतिबिंब किस प्रकार से आभासी बनते हैं या वास्तविक बनते हैं। आभासी और वास्तविक प्रतिबिंबों के बारे में भी आपको बता दिया है पिछले वीडियो में। गोलीय दर्पण के बारे में देखते हैं। गोलीय दर्पण होता क्या है? यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। या ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। मान लो एक कोई कांच का गोला है, इस तरह से ये कांच का गोला है, इसके एक भाग को काट दिया जाए, इस भाग को अलग कर दिया जाए या इस भाग को अलग कर दिया जाए और किसी एक पृष्ठ को चांदी या कलई से, मान लो इस पृष्ठ को हम पॉलिश कर देते हैं चांदी या कलई से, तो जो हमें प्राप्त होगा वो एक दर्पण होगा, गोलीय दर्पण प्राप्त होगा। अब इनके प्रकार के बारे में जानते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। पहले हम समझ लेंगे अवतल दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण आपको समझ में आ गया होगा। कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दी जाए। इस तरह से मैंने बताया था। कांच का अंदर से, जैसे हमारी बॉल होती है, अंदर से जो खोखली होती है उसको आधा कर दिया जाए। अगर बॉल को हम कांच का गोला मान लें और जो अंदर से खोखला है उसको आधा कर दें और उसका आधा बचे भाग को एक पृष्ठ को हम कलई या चांदी से पॉलिश कर दें तो जो बनने वाली आकृति है तो वो गोलीय दर्पण कहलाएगी। ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। पहले अवतल दर्पण के बारे में कॉनवेव मिरर बोलते हैं जिसे अंग्रेजी में। अवतल दर्पण के बारे में बात करते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ आने वाली किरण टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटती है, वो परावर्तक पृष्ठ होता है। अंदर की ओर दबा होता है और परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है। अवतल दर्पण की बात करें तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अगर इसकी बात करें, इस गोले की, इसके बाहरी पृष्ठ को हम पॉलिश, कलई की पॉलिश या चांदी से लेप दें तो हमारा अंदर का जो पृष्ठ है वो दबा हुआ कहलाएगा और यही हमारा परावर्तक पृष्ठ होगा जिसपे हम किरण को आपतित करेंगे। वो दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होकर बाहर निकल जाएगी। तो अवतल दर्पण के बारे में आप समझ गए। वह दर्पण जिसका दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ हो तथा उभरा हुआ पृष्ठ किसी चांदी या कलई से पॉलिश किया हुआ हो और जिस अवतल दर्पण का परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात कह सकते हैं यही हमारा अवतल दर्पण होता है। अब देखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण की बात करें तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है। अवतल दर्पण में क्या था? जो परावर्तक पृष्ठ था, जहां से हमारी किरणें आपतित हो रही थी, वो अंदर वाला पृष्ठ था, मतलब दबा हुआ पृष्ठ था। वहां से हमारी प्रकाश किरणें पड़ने के बाद परावर्तित होकर बाहर निकल रही थी। लेकिन उत्तल दर्पण की बात करें तो इसका जो उभरा हुआ, इस तरह से ये हमारा जो भाग है उभरा हुआ पृष्ठ है, यहाँ पे हम प्रकाश को या प्रकाश किरण को आपतित करेंगे। उसके बाद यहाँ से ये टकराने के बाद परावर्तित हो जाएगी, तो ये पृष्ठ हमारा उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ होगा। किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। अर्थात कह सकते हैं वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है तथा परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इस दर्पण को अपसारी भी कहते हैं क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को
फैलाता, अनंत से जो किरणें आती हैं उनको फैलाता है, जबकि उत्तल दर्पण होता है वो अनंत से आने वाली किरणों को संकुचित करता है, सिकोड़ता है। अर्थात अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं, जबकि उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण हमारा अपसारी दर्पण कहलाता है, क्योंकि ये अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है, जबकि अवतल दर्पण अनंत से आने वाली किरणों को संकुचित करता है या सिकोड़ता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में आप समझ गए हैं। अवतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, जबकि उभरा हुआ पृष्ठ चांदी या किसी कलई से लेप दिया जाता है। जबकि उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण का बाहरी पृष्ठ होता है या उभरा हुआ पृष्ठ होता है वो परावर्तक पृष्ठ होता है, तथा दबा हुआ पृष्ठ किसी कलई या चांदी के लेप से लेप दिया जाता है। उत्तल दर्पण में जो किरणों का परावर्तन होता है वो उभरे हुए पृष्ठ से होता है, जबकि अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में किरणों का परावर्तन होता है वो दबे हुए पृष्ठ से होता है। तो उत्तल दर्पण में हमारा बाहरी पृष्ठ या उभरा हुआ पृष्ठ होगा वो परावर्तक पृष्ठ होगा, जबकि अवतल दर्पण में अंदर वाला पृष्ठ अर्थात कह सकते हैं दबा हुआ पृष्ठ होगा वो परावर्तक पृष्ठ होगा। अवतल दर्पण को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं, चूंकि ये अनंत से आने वाली किरणों को संकुचित करता है या सिकोड़ता है। जबकि उत्तल दर्पण की बात करें तो अनंत से आने वाली किरणों को ये फैलाता है। तो ये अवतल दर्पण हो गया, और इस चित्र के हिसाब से ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। अब इससे संबंधित परिभाषाएं बनेगी, जैसे हमारे परावर्तन के नियम में थी आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। इसमें ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, मुख्य फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, ये सारी परिभाषाओं को हम पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण के ध्रुव के बारे में बात करें, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। अब परावर्तक पृष्ठ क्या है, हम पूरे गोले को न लेके हम केवल इतना भाग ले रहे हैं और इसके एक भाग को हम कलई कर दें, अवतल दर्पण मानते हैं, तो इसके उभरे हुए भाग को हम कलई कर दें तभी अवतल दर्पण बनेगा। अर्थात इस अब परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा, परावर्तक पृष्ठ यहाँ से लेके और यहाँ तक है, और इस का जो मध्य बिंदु है वो दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। ये अवतल दर्पण हुआ। और उत्तल दर्पण में हमारा उभरा हुआ पृष्ठ होता है वो परावर्तक पृष्ठ होता है, जबकि दबा हुआ पृष्ठ हमारा कलई किया हुआ पृष्ठ होता है। तो इसके लिए भी यही होता है। परावर्तक पृष्ठ की बात करें तो यहाँ से लेके और यहाँ तक हमारा परावर्तक पृष्ठ होगा। तो अर्थात कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, ये इतना परावर्तक पृष्ठ है, इसके मध्य बिंदु की बात करें तो यहाँ जो बिंदु होगा वो दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। दर्पण का ध्रुव समझ में आ गया। पोल ऑफ मिरर बोलते हैं जिसे अंग्रेजी में, और इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड पॉइंट है हमारा वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र की बात करें तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अब कैसे समझेंगे इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। अब हम इस चित्र को ले रहे हैं, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ये गोलीय दर्पण है अर्थात ये गोला है। इस गोले का परावर्तक पृष्ठ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो ये परावर्तक पृष्ठ होता है। जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र, मतलब इस गोले का भाग है हमारा उसका केंद्र, मतलब गोले का केंद्र। गोले का केंद्र कहाँ है? यहाँ। जो गोले का केंद्र होगा
वही हमारा वक्रता केंद्र होगा। तो कह सकते हैं गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र, मतलब ये गोला है, इस गोले के केंद्र की बात करेंगे तो ये रहा केंद्र, और इस गोले के केंद्र की बात करेंगे तो ये केंद्र है, अर्थात यही जो केंद्र है गोले का केंद्र वही वक्रता केंद्र होगा। चाहे अवतल दर्पण को ले लें चाहे हम उत्तल दर्पण को ले लें। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण की ओर होता है, जबकि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। अब अगले बिंदु की बात करें वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या कहती है गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, वही चीज है गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं, इस चित्र की बात करें, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, अर्थात गोली दर्पण, अर्थात ये इस गोले की बात करेंगे पूरे की, तो इसका परावर्तक पृष्ठ इस गोले का भाग है की त्रिज्या। इस गोले की त्रिज्या कहाँ से, सी पॉइंट से लेके हम पी पॉइंट तक मापें तो इसकी चाहे इधर त्रिज्या ले लें चाहे इधर ले लें चाहे इधर ले लें तो वो त्रिज्या कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। इसी प्रकार इसमें भी होगा, अर्थात गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाते। यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। अब देखें अभिलंब, गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा दर्पण का अभिलंब कहलाती है। तो गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने, कौन से बिंदु से मिलाने वाली, वक्रता केंद्र से, इस बिंदु से मिलाने वाली रेखा दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाती है। अब मुख्य अक्ष के बारे में बात करेंगे। मुख्य अक्ष क्या है, गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। अब देखते हैं चित्र के हिसाब से, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमारी क्या कहलाएगी, या इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है इस रेखा की बात कर रहे हैं, अर्थात गोली दर्पण के मुख्य ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा है इस रेखा को हम नाम देंगे मुख्य अक्ष। क्या नाम देंगे, मुख्य अक्ष। इसी तरह से इसमें भी ये होगा मुख्य अक्ष, अर्थात कह सकते हैं गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो रेखा मिलाती है वो गोली दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। आगे देखते हैं दर्पण का द्वारक। दर्पण के द्वारक की बारे में बात करें तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या है हमारा, हम बता चुके हैं। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या है, इतना ही तो है परावर्तक पृष्ठ। यहाँ हम प्रकाश डालें, चाहे यहाँ पड़े किरण चाहे यहाँ पड़े, तभी तो यहाँ से परिवर्तित होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये परावर्तक पृष्ठ है। चाहे इस अवतल दर्पण की बात करें चाहे अवतल दर्पण की बात करें, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, सबसे लास्ट पॉइंट यहाँ से। अब हम वृत्त की बात करें तो वृत्त का व्यास क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का दूना, मतलब त्रिज्या का दूना व्यास होता है, जो सबसे बड़ी जीवा होती है। अब परावर्तक पृष्ठ की बात करें तो ये सबसे बड़ी रेखा यही होगी, वो क्या होता है, दर्पण का द्वारक। किरणें यहीं से स्टार्ट होती हैं पड़ना, चाहे यहाँ पड़ेगी चाहे यहाँ पड़ेगी चाहे यहाँ पड़ेगी चाहे यहाँ पड़ेगी। तो ये क्या है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। चाहे हम उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण के लिए ये द्वारक हो जाएगा, अवतल दर्पण के लिए ये द्वारक हो जाएगा। हम देखते हैं मुख्य फोकस। ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, अविलंब, मुख्य अक्ष, दर्पण का द्वारक। अब मुख्य फोकस की बात करें, मुख्य फोकस में क्या होता है, गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें,
चाहे ये हो गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण की बात करें, चाहे हम उत्तल दर्पण की बात करें, तो गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष हमारा क्या है, ये, इसे हम कहेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता केंद्र और मुख्य ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण है। समांतर रेखा क्या होती हैं, वे रेखाएं जो आपस में कहीं नहीं काटती और प्रत्येक स्थान पर उनके बीच की दूरी समान होती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो इस मुख्य अक्ष के समांतर जो भी रेखाएं आ रही हैं, प्रकाश किरणें, जिन्हें रेखा नहीं किरणें बोलेंगे, प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ से ये किरणें पड़ी परावर्तक पृष्ठ पर, और यहाँ से पड़ने के बाद ये परावर्तन होगा इनका, और जिस बिंदु पे ये सभी मिलेंगी वो उसका मुख्य फोकस होगा। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष का ये बिंदु है, यहाँ पे मिल रही हैं, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो मिलती हुई प्रतीत होंगी, जबकि अवतल दर्पण की बात करेंगे तो वास्तविक रूप से मिलती हैं या आभासी रूप में मिलती हैं। मतलब हमें ये हमारे दिमाग में ये होता है कि किरणें वास्तविक रूप में नहीं, आभासी रूप में यहाँ मिल रही हैं, लेकिन वास्तविक रूप में ही अवतल दर्पण में मिलती हैं। तो जहाँ मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वो हमारा मुख्य फोकस कहलाएगा। अर्थात कह सकते हैं गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं आगे। हम फोकस दूरी की बात करें तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, छोटी एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब इस चित्र की बात करें, दर्पण के ध्रुव ये है और मुख्य फोकस, यहाँ जो किरणें आती हैं मिलती हैं वो मुख्य फोकस होता है परावर्तन के पश्चात। तो दर्पण के मुख्य ध्रुव और फोकस के मध्य की जो दूरी है, इस दूरी की बात करेंगे तो ये फोकस दूरी कहलाती है और इसे स्मॉल एफ या छोटी एफ से प्रदर्शित करते हैं, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो। अब हम फोकस की बात करेंगे। फोकस अर्थात फोकल प्लेन से इंग्लिश में बोलते हैं, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है और मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। मुख्य अक्ष के कैसे होता है, लंबवत। ये तल है जो मुख्य फोकस से होते हुए गुजर रहा है, पी डैश और पी डबल डैश की बात करेंगे। इसी प्रकार उत्तल दर्पण की बात करेंगे, पी डैश और पी डबल डैश की बात करेंगे तो वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, दर्पण का फोकस कहलाता है। तो यहाँ ये क्या है, फोकस से गुजर रहा है और मुख्य अक्ष की बात करें तो इसके लंबवत है, तो फोकस तल कहलाएगा। फोकस तल कर लें यहाँ पे। तो वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, दर्पण का फोकस तल कहलाता। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल गार्गी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सर्वप्रथम पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गोलीय दर्पणों से संबंधित बनने वाले प्रतिबिंब के नियम बताएंगे। इनसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, उल्टे बनते हैं, सीधे बनते हैं, आभासी बनते हैं, वास्तविक बनते हैं और बिंदु वस्तु कहाँ पे रखी हो तब कैसे बनते हैं।
तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के बारे में पहले हम नियम बताएंगे, नियम क्या होते हैं, उसके बाद अवतल दर्पण के से बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति बताएंगे और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति बताएंगे। तब तक के लिए जय।